हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट की जो हमारी यूनिट 1 है पेपर 1 की उसका कंटेंट जो है वो देखेंगे, जो कि हमारी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है वो चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो जो है इसमें हम जो नोट्स हैं उनके थ्रू पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे अगस्त में आए हुए हैं एग्ज़ाम में या उससे पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई टॉपिक जो है हमारा रह जाएगा तो उसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले स्वयं प्रभा पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ेंगे, देन हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको भी पढ़ेंगे। देन हम डेल कोड ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो क्रेडिट लेवल्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमें प्रैक्टिस से ही आएंगे। जैसे कि लर्नर और टीचिंग पे क्वेश्चन होते हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो नहीं रहते हैं, बट थोड़े से सब्जेक्टिव रहते हैं, तो वो हम प्रैक्टिस से हमें आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं और जो मॉक है उनको देना है और इनका एनालिसिस करना है। PYQ में जो भी टॉपिक हमें दिख रहे हैं उनको हमें नोट करना है और उनके हमें डिटेल में जो उसके और टॉपिक हैं उनको भी डिटेल में पढ़ना है। मैंने भी इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करी थी, आप भी कर सकते हैं ऐसे। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो है वो उसके अंदर DTH चैनल्स होते हैं जो डायरेक्ट टू होम, मतलब हमारे घरों में हमें दिखाई देते हैं टीवी में। फ्री होते हैं ये DTH चैनल्स। 40 चैनल्स हैं। 24/7 जो है ये चैनल्स स्वयं प्रभा में अवेलेबल रहते हैं। देन GSET जो 15 सैटेलाइट है उसके थ्रू जो है वो चैनल्स जो है वो टीवी में प्रोवाइड जो है हमें कराया जाता है। इसमें जो न्यू कंटेंट है वो एक दिन में 4 घंटे जो है वो न्यू कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा उसी कंटेंट को मोर देन 5 टाइम्स जो है वो रिपीट कराया जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। देन उसके बाद चैनल जो है वो अपलिंक्ड रहता है बिसाग एंड गांधीनगर जो है वहाँ से जो है वो चैनल को कंट्रोल किया जाता है। अब जो ये कंटेंट है वो कौन प्रोवाइड कराते हैं? चैनल में जो कंटेंट रहता है वो IITs, UGC, CEC, IGNOU के द्वारा जो है वो प्रोवाइडेड रहता है। इनके बारे में डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, जब हमने स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स देखे थे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो चैनल्स है मेंटेन रहते हैं किसके थ्रू? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के थ्रू। इसका फुल फॉर्म रहता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। वो इसको मेंटेन जो है वो करते हैं। अब जो स्वयं प्रभा है उसमें 3 कैटेगरीज हैं जिसमें चैनल्स जो है वो डिवाइडेड रहते हैं। हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और साथ ही जो है वो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमें उसमें देखने को मिलेंगी, क्लासेस रहती हैं। अब जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में CEC के थ्रू और भी जो IGNOU है उनके थ्रू भी जो कंटेंट है वो प्रोवाइडेड रहता है। बट हायर एजुकेशन में हमें हायर एजुकेशन के चैनल से याद करने हैं, क्योंकि हमारा हायर एजुकेशन है तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। स्कूल एजुकेशन के जो चैनल्स हैं PM E-विद्या के द्वारा प्रोवाइडेड कराए जाते हैं। हायर एजुकेशन के जो पहले 10 चैनल हैं वो प्रोवाइड कराता है CEC।
सबसे पहले हम जो चैनल्स की हायर एजुकेशन के जो 10 चैनल हैं या इनिशियली जो 10 चैनल हैं, शुरुआत के जो 10 चैनल हैं, उनका जो शॉर्ट ट्रिक जो है वो पढ़ते हैं, जिससे कि हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। सो जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, मैंने इसी ट्रिक के थ्रू इसको याद किया था, वो है V S P S P V का S D V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा, इसको नहीं देखना है हमें, विकास देवी। सो अब यहाँ पर V से हमारा हो गया, तो यहाँ तक हम देख सकते हैं V S P S P, वागीश, संस्कृति, प्रबोध, सारस्वत, प्रबंधन। V S P हो गया। देन हमारा V विधिक, देन का के से हमारा कौटिल्य, आर्यभट्ट, स स्पंदन, एंड DV से हमारा D से हो गया दक्ष। तो ये 10 चैनल हैं। तो ये तो थी इनके नाम याद करने की शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक हमें याद रखनी है V S P V का S D, विकास दिव्यकीर्ति सर भी है, तो विकास दिव्यकीर्ति D। ओके, अब यहाँ पर 2 V है, एक V है हमारा वागीश और दूसरा V विधिक है। तो जो वागीश है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम इसे देखें तो VA वागीश है और VI विधिक है। तो वागीश V के बाद A पहले आता है, तो इसलिए वागीश जो है वो पहले आ जाएगा और विधिक जो है वो बाद में हो जाएगा। ठीक है, और S से भी हमारे 2 है, एक संस्कृति हो गई, सारस्वत हो गया और स्पंदन 3 है। सो SP तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो SP जो है वो बाद में आता है, तो ये लास्ट में है, 9th चैनल है। इन दोनों में हमें रहेगा कि पहले कौन सा आएगा। तो जो हमारी संस्कृति है वो पहले है, तो संस्कृति को हम पहले रखते हैं, तो इसलिए संस्कृति पहले आ जाएगी, देन सारस्वत जो है वो बाद में आ जाएगा। अब कई बार हमसे पूछे जाते हैं, चैनल के नंबर दिए जाते हैं और कौन सा चैनल है वो बताना होता है। एक्सेप्ट दैट इस बार जो क्वेश्चन बने थे वो इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स इनमें पढ़ाए जाते हैं वो भी पूछे गए थे किसी एग्ज़ाम में। सो हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। अगर हम हिंदी परिवेश में हमारा जन्म हुआ है तो हम हिंदी में बोलेंगे, अगर किसी और कंट्री में हम हैं, US में हैं, तो वहाँ पर हम इंग्लिश सीखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्या है, लैंग्वेज और लिटरेचर। वागीश का क्या हो जाएगा, लैंग्वेज और लिटरेचर। देन संस्कृति, जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है कि संस्कृति मतलब कल्चर के साथ हम क्या देखते हैं, उसकी हिस्ट्री, फिलॉसफी। तो ये हो जाएगा हमारा चैनल नंबर 2, संस्कृति। फिर हमारा है प्रबोध B से है यहाँ पर बोध, तो B से हम देखते हैं किसको, बिहेवियरल साइंस को। सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज आ जाता है चैनल नंबर 3, प्रबोध। थोड़ा सा समझ के करेंगे तो हमें याद रहेगा। देन हमारा है सारस्वत के अंदर आता है एजुकेशन एंड होम साइंस। अब जो चैनल नंबर 5 है वो हमारा है प्रबंधन। हिंदी में मैनेज करने को क्या बोलते हैं, प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट। प्रबंधन के अंदर हम मैनेज करते हैं। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, तो ये हमारा हो जाएगा प्रबंधन के अंदर। देन हमारा है विधिक के अंदर हमारे हैं VLL। पहला V जो था उसमें VL था, लैंग्वेज और लिटरेचर, और दूसरा V विधिक है,
विधिक के अंदर। अब हम लीगल की स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जो है वो हायर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा लॉ एंड लीगल स्टडीज़ किसके अंदर होगा? विधिक के अंदर हो जाएगा। VLL, विधिक में क्या है? VLL, लॉ एंड लीगल स्टडीज़। देन कौटिल्य तो सबको ही पता है किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। आर्यभट्ट भी हमें पता ही है, फिजिकल एंड अर्थ साइंसेस। अब हमारा स्पंदन बचता है जो कि लाइफ साइंसेज है, और दक्ष है हमारा अप्लाइड साइंसेस। दक्ष अप्लाइड साइंसेस, ओके। इसमें से हमें अगर कुछ भी याद हो जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। सो ये हमारे थे स्वयं प्रभा के चैनल्स, 10 चैनल्स, जो कि इनिशियली 10 चैनल्स हैं, वो हमें याद करने हैं। इनसे क्वेश्चन अभी तक तो आ ही रहे हैं एग्ज़ाम में, किसी हो सकता है किसी शिफ्ट में ना भी आए हो, बट मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं इससे क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन होता क्या है? इवैल्यूएशन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे इवैल्यूएशन के अंदर जो और पार्ट आते हैं, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। देन हमारा बनता है उससे इवैल्यूएशन। सो तीनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, तीनों का कंपैरिजन भी देखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की। जब हम अपनी हाइट मेज़र करते हैं तो हम किस में डेटा आता है हमारा? जो हमारी हाइट होती है वो किस में आएगी? नंबर्स में आएगी। तो मेजरमेंट के अंदर हम बात करते हैं किसकी? क्वांटिटी की। क्वांटिटेटिव होता है नेचर में ये। सो जैसे स्कोर हो गया अलग अलग सब्जेक्ट में स्कूल में बच्चों का, या हाइट होगी बच्चों की, तो वो किसके अंदर आएगा? मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमारा स्कोर क्या रहता है? डिफरेंट रहता है, तो ये हमारा है मेजरमेंट। अब एक क्लास है, क्लास के अंदर सबसे पहले हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का। एग्ज़ाम लिया हमने, टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? शीट देते हैं बच्चों को, वो पेपर करते हैं, देन उसके बाद हम स्कोर देते हैं। हमने डिफरेंट स्कोर दे दिया तो वो हमारा मेजरमेंट के अंदर आ गया, जो कि क्वांटिटेटिव था। अब हम जाते हैं असेसमेंट के अंदर। उसके बाद होता है असेसमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है 2 सेट की, उनको हम कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या करी जाती है? अब क्लास में बच्चों की रैंक भी आती है, तो इसके अंदर रैंक जो है वो दिया जाता है। रैंक कैसे देंगे? जब हमने कंपेयर किया तभी हम रैंक दे पाएंगे, तो वो हमारा होता है असेसमेंट। देन जब हमारा मेजरमेंट और असेसमेंट हो जाता है तो अब हम जाते हैं इवैल्यूएशन के अंदर, जिसमें कि हम क्या करते हैं? वैल्यू जजमेंट देते हैं कि जो हमारा स्कोर है, जो हमने परफॉर्मेंस दी है, उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या रहेगा? वैल्यू जजमेंट। जहाँ पर हम बात करेंगे वैल्यू जजमेंट की, वो हमारा क्या है? इवैल्यूएशन। सो ये तीनों जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये तीनों साथ में चलते हैं। सो मेजरमेंट एंड असेसमेंट जो है वो किसके अंदर आता है? इवैल्यूएशन के अंदर आता है। सबसे पहले हम मेज़र कर रहे हैं तभी तो हम असेस कर पा रहे हैं। जब हम स्कोर देंगे तभी हम उनको रैंक दे पाएंगे, देन उसके बाद तभी हम बता पाएंगे, जजमेंट दे पाएंगे कि स्कोर इम्प्रूव हुआ है, क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। तो ये हमारा रहता है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये हमारा मिलाकर क्या बना रहा है? एक इवैल्यूएशन सिस्टम बन रहा है। अब डिफरेंट तरह के इवैल्यूएशन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंदर होता है कि एंट्री बिहेवियर जो है वो चेक किया जाता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंदर। जब इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए जाते हैं तो बिगिनिंग में जो असेसमेंट होगा वो कौन सा होगा? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जहाँ पे कि सब्जेक्ट एरिया की जांच जो है वो करी जाती है। अब जैसे कि हम कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल है किसका? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का, जिसके अंदर इनिशियली हमें देखा जा रहा है कि हमें कितना ज्ञान है, कितना हमें नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में। तो
जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो हमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वहाँ पर एंट्री बिहेवियर जो है वो इनिशियली बिगिनिंग ऑफ द कोर्स जो है वो हमसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि हम देख पाए कि नॉलेज कितना है। प्रायर नॉलेज जो है वो चेक करी जाती है, तो वो हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। ये प्रोसेस पे फोकस करता है। थ्रू आउट द स्टडी, थ्रू आउट द प्रोग्राम जो हमारा असेसमेंट चलता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, या इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। जैसे हमने किसी कोर्स में एनरोल किया और बीच बीच में, जैसे क्लास में हम किसी भी क्लास में हैं, बीच बीच में जो हमारे चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया उसके बाद टेस्ट हुआ, या मैम ने क्लास में ओरल टेस्ट ले लिया, तो वो हमारा क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जो कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ हम लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है थ्रू आउट द कोर्स कैसे लर्न कर रहे हैं, कहाँ पर उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही है, कहाँ पर उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मंथली टेस्ट लेते हैं, वो भी क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। या क्लास टेस्ट ले लिया। देन अब हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है, इसमें देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, उसमें हमने देखा कि कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है। लर्निंग जो डिफ़िकल्टी होती है वो फाइंड करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, कि लर्निंग में डिफ़िकल्टी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका कारण क्या है, कॉज फाइंड करेंगे। ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम कभी भी ले सकते हैं इसको, एनी टाइम। ये लर्नर को हेल्प करता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और टीचर को भी हेल्प करता है कि उन्होंने जो पढ़ाया है उसमें वो कैसे करेक्शन कर सकते हैं, इमीडिएटली कैसे करेक्ट करके बच्चों को समझा सकते हैं, प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा रहता है क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और इसमें तो हम प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फाइंड किया हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। फिर हम क्या करते हैं, रेमेडियल असेसमेंट करते हैं, जिसमें कि हम सॉल्यूशन करते हैं। डायग्नोस्टिक में जो प्रॉब्लम आई थी उसका सॉल्यूशन किस में करें हम, रेमेडियल असेसमेंट में। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो हमारी बीमारी डायग्नोस करते हैं कि क्या हमें बीमारी है, फिर वो हमें रेमेडी देते हैं कि हमारा इलाज क्या करना है। तो वो होता है रेमेडियल असेसमेंट, जहाँ पर कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। एट द एंड हमारा होता है समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि एंड ऑफ द कोर्स होता है, या क्लास का जो एंड है उसमें होगा। टर्म एंड एग्ज़ाम भी इनको कहा जाता है। इसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोला जाता है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उस समय जो हमारा असेसमेंट इवैल्यूएशन होगा वो कौन सा होगा, समेटिव इवैल्यूएशन होगा, जहाँ पर कि हमें ग्रेड जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया समेटिव इवैल्यूएशन। सो अब आगे हम देखते हैं हमारे जो इवैल्यूएशन है वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द रेफरेंस। रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग जो इवैल्यूएशन है वो दो तरह का होता है। एक तो है क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन और दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। अब जो क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन है वो यूज़ किया था सबसे पहले किन्होंने, ग्लेजर ने। जो टर्म है वो किन्होंने दिया था, ग्लेजर ने। इसमें क्या रहता है, जो पहले से प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन के अंदर। जैसे हम स्कूल में हमारे होते हैं कि कुछ 100 में से हमें कुछ नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए, तो वो क्राइटेरिया है कि इतने नंबर तो आने ही चाहिए तभी हम क्या होंगे, पास होंगे। इसके अंदर हमारा आता है मास्टरी लर्निंग, प्रोफिशिएंसी, एक्सपर्टाइज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो असेसमेंट होता है वो सारा इसके अंदर आता है। योग्यता जो है वो किसके में देखी जाती है, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन के अंदर जो है वो देखी जाती है कि कोई जो पर्सन है वो कितना प्रोफिशिएंट है, मास्टरी कितनी है उसकी अपने सब्जेक्ट में। तो वो हमारा आएगा किसमें, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन के अंदर। जैसे कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, उसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि 90 मार्क्स आपको लाने हैं जनरल कैंडिडेट को, तो आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। वैसे ही अदर कैटेगरीज़ में थोड़ा कम ज़्यादा जो है वो नंबर रहते हैं जो उनको लाने होते हैं, तो वो एक हमारा फिक्स क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स हमें लाने हैं और हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो हमारा एग्जाम्पल है क्राइटेरिया का।
अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव होता है नेचर में, रैंक्स जो है कि दी जाती हैं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देते हैं, रैंक देते हैं। तो वो हमारा हो गया नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। जैसे कि परसेंटाइल में जो स्कोर आता है यूजीसी नेट के अंदर, तो वो हमारा क्या है, नॉर्म रेफरेंस है, क्योंकि उसमें कंपैरिजन हो रहा है बच्चों के बीच में। तो परसेंटाइल में स्कोर आ रहा है हमारा, तो वो हमारा क्या है, नॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने अपना परसेंटाइल स्कोर लिखा है, जो कि 99.014 परसेंटाइल था इस बार जो हमारा अगस्त में पेपर हुआ था उसमें। सो एग्जाम्पल के लिए हम ये देख सकते हैं। ऐसे ही आप सबका भी अपना अपना परसेंटाइल जो होगा वो किसके अंदर आएगा, नॉर्म में आएगा, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। सो ये हमारा इवैल्यूएशन था। इवैल्यूएशन के टाइप्स हमने पढ़े, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस्ड। अब हम डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा अगस्त में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, और नॉर्म और क्राइटेरिया से भी क्वेश्चन बने हैं। सो ये कुछ जो वर्ड्स हैं इनको हमें याद रखने, इनके जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, इसी से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे एग्ज़ाम में। और प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। PYQ देने हैं, मॉक देने हैं, एनालाइज करना है और फिर वही देना है। डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है वो फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग वाला जो मेथड है उसमें। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा तब सीखता है जब वो कोई काम को करके सीखता है, जब हम उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इन्होंने 1960 में ये दिया था डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, 1960s में डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है एडगर डेल ने। सो इन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो एक्शन लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, इन मेथड से जो बच्चा है वो परमानेंट मेमोरी में उसकी चीज़ें जाती हैं और वो इफ़ेक्टिवली सीखता है। उसी पे बेस इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंशियल का कोण दिया, एक्सपीरियंस का कोण दिया, जिससे कि हमें जो जून में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था जो कि कैंसिल हो गया था। सो अब यहाँ पर देखते हैं, हमें इसमें देखना है कि जो यहाँ पर सबसे ऊपर दिए हैं ये लीस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, और ये जो नीचे दिए हैं ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, जो कि हमारे दिमाग में रिटेन रहेंगे। कौन से वाले, जो नीचे दिए हैं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। इसमें हमें दिया रीड टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट को सिर्फ रीड करते हैं तो 10% ही हमें क्या रहता है, याद रहता है, 10% ही हम रिटेन कर पाते हैं। देन लिसन टू लेक्चर। अब जब हम लेक्चर लगा रहे हैं, लेक्चर को हम सुन रहे हैं, तो हमें कितना याद रहेगा, 20%। देन स्टिल पिक्चर्स को हम देख रहे हैं तो 30% रहेगा। वॉचिंग मूवी पिक्चर्स एंड व्यू एग्जिबिट, तो उसमें हमारा कितना रहता है, 50%। वॉचिंग पिक्चर्स, मूवी पिक्चर्स हैं अगर हमारा, तो वो हमारा रहेगा कितना, 50%। यही जो स्टेप्स हैं ये जो है यही हमसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा है, मोस्ट से लीस्ट से मोस्ट लगाओ। देन उसके बाद है पार्टिसिपेंट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना, रोल प्ले और सिचुएशन, किसी सिचुएशन में रोल प्ले करना, तो उसमें हमारा 70% तक रिटेन रहता है। मॉडल और सिमुलेट अ रियल एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस में हम क्या कर रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सिमुलेशन होता है जिसमें कि रियल एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ पर कि रियल जैसे क्लासरूम में वैसे फील कराया जाता है, तो वो हमारा सिमुलेशन होता है। तो उसमें हमारा 70% तक रिटेन रहता है। देन हमारा है सबसे मोस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, गो थ्रू अ रियल एक्सपीरियंस। जब हम क्या कर रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए, तो वो उसमें हमारा क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा हमें याद रहेगा, जिसमें हम खुद करके देख रहे हैं। रियल हमने क्या लिया, एक्सपीरियंस लिया, तो उसमें क्या रहता है,
90% ऑफ व्हाट दे डू एज दे परफॉर्म द टास्क। तो 90% तक जो है वो रिटेन रह जाता है इसमें, किसमें, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस में। तो ये हमें याद करने हैं। सो हमें पता है जब हम रीडिंग करते हैं, बुक रीड करते हैं, तो हम पहले तो थोड़ी देर हमारा मन लगता है, फिर उसके बाद हम बोर हो जाते हैं, फिर हमें नींद आने लगती है। तो वो हमें याद भी कितना होता है, बहुत कम याद होता है ना। तो इसलिए सबसे कम किस में रहता है, किसी टेक्स्ट को रीड करने में। फिर हम वीडियो लेक्चर लगा लेते हैं, हम सोचते हैं सुन लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, ऐसा होता भी है। हम कोई लेक्चर सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा याद रहता है, तो वो 20% तक याद रहता है। अब हम कोई एनिमेशन वाली क्लास देखते हैं जिसमें पिक्चर्स होती हैं, मूविंग नहीं है वो, स्टिल पिक्चर्स देख रहे हैं हमने कोई ऐसे ही गूगल पे गए, कुछ सर्च किया और उसके पिक्चर्स देखी, तो वो भी हमें थोड़ा याद रहता है, वो 30% तक याद रहेगा हमें। कुछ मूविंग पिक्चर्स हमने देख ली, वो हमें 30% तक याद रह रहा है। नहीं, मूविंग पिक्चर्स जो है वो 50% तक याद रहेगा। एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं हम। अब हमें डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम लेक्चर लगा लेंगे किसी का जिसमें फ़ोटोज़ नहीं है, बस सुन रहे हैं हम, तो वो हमें थोड़ा कम याद रहेगा। फिर एक क्या होता है कि एनिमेशन के थ्रू वीडियोज़ होती हैं जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा देगा, तो वो हमें ज़्यादा याद रहेगा। तो वो मूविंग पिक्चर्स हो गई जो कि हमें 50% तक सी और हेयर हम करते हैं, उसको 50% तक हमें याद रह जाती हैं वो चीज़ें। फिर हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप होती हैं, रोल प्ले करते हैं, जो भी हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसका रोल प्ले करने को दे देते हैं, तो वो हमें 70% तक रहता है। फिर हम खुद से डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस ले रहे हैं सबसे लास्ट में, तो वो हमारा होता है 90% तक। तो ये हमारा डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, इसको हमें लर्न करना है, याद रखना है। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमारा एक और टॉपिक रहता है, वो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिससे कि इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था अगस्त में, जो कैंसिल हो गया। वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमें देखना है। अब हम उसको पढ़ते हैं। सो ये हमारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से ये लिया है, ऑफिशियल PDF से, उसका स्क्रीनशॉट है। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा ये भी। बट हमसे जो क्वेश्चन बना था वो बना था, एक तो हमारे यहाँ पर एकेडमिक जो हमारे डिग्रीज़ हैं, क्लासेस हैं, वो हैं, और हमसे क्वेश्चन बना था यहाँ से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्रेडिट लेवल्स, जो अलग अलग लेवल्स हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के, वहाँ से हमें क्वेश्चन जो है वो मिला था। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें गिवन हैं, ये आपको मैं शेयर कर दूँगी, तो उसका आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कि किसमें कितने क्रेडिट पॉइंट अर्न होते हैं, ईयर कितना है, क्रेडिट्स कितने मिलते हैं, वो हम देख सकते हैं। असेसमेंट स्टेज एंड इक्विवेलेंस अगर देखना है तो वो भी। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो ये हमारा है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्रेडिट लेवल्स, जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं, और इसमें जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्रेडिट लेवल से पूछा गया था, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के। सो सबसे पहले हमें पता है फाउंडेशनल स्टेज होती है, जहाँ पर सारी क्लासेस हैं, जो भी हम अचीव करते हैं प्री नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट तक, वो सारी यहाँ पर क्लासेस हैं, और ये हमारी स्टेजेस हैं। देन ये हमारे क्रेडिट लेवल्स हैं। सो 5 इयर्स का फाउंडेशनल कोर्स, फाउंडेशनल स्टेज जो है हमारी सबसे पहली, जो 5 साल की रहती है, जिसमें प्री स्कूल जो है वो 3 साल का रहेगा, और उसका जो पॉइंट है 0.1 × 3 है। देन क्लास 1 हो गई हमारी 0.2, 0.4, क्लास 2, क्लास 3 0.6। देन उसके बाद हमारी क्लास 3 से हमारी 5 तक रहती है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल की। देन उसके बाद 3 साल की मिडिल। सो 3rd में हमारी 0.6 है, देन 4th में हमारी 0.8 है, देन हमारी होगी 1.0। वैसे हमें पूरा याद नहीं करना है,
हमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही याद करना है, उसी से हमें क्वेश्चन बना था। बट ये हमें एक बार देख लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तो बस देख लेना, याद जो है वो हायर एजुकेशन का आप कर लेना। सो ये हो गया। देन हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है, जहाँ पर कि क्लास 9th में 2.5 है, देन 10 में 3, देन 11 में हमारा हो जाएगा 3.5, जो कि है सीनियर सेकेंडरी। देन 12th में हमारा है 4। अब उसके बाद हमारी आ जाती है अंडर ग्रेजुएट, जो कि 4 ईयर की जो ऑनर डिग्री होती है उसके लिए भी है, और 3 ईयर की जो डिग्री कोर्सेज हैं उनके लिए भी है। सो हमें जो क्वेश्चन बना था वो बैचलर्स डिग्री की जो ऑनर कोर्स होता है उसमें जो हमारा क्रेडिट लेवल होता है वो कितना होता है। अगर हम एक ऑनर्स की डिग्री अचीव करते हैं तो उसका क्रेडिट लेवल कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट ईयर का यूजी अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर है तो 4.5 है, सेकेंड ईयर है तो 5 है, थर्ड ईयर है तो 5.5, देन हमारा PG1 फर्स्ट ईयर या यूजी का जो हमारा 4 ईयर का होता है ऑनर्स का वो 6 है। तो यही हमसे पूछा था, तो आंसर क्या था उसका 6। अब हमारा आ गया PG 1 और सेकेंड ईयर। तो PG सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर 6.5 एंड सेकेंड ईयर 7.0। देन जो डॉक्टरल डिग्री है वो हमारी होती है PhD, 8 पॉइंट्स जो है वो हाईएस्ट है। सो हमें क्या याद करना है, हमें इसमें याद करना है हायर एजुकेशन का, यहाँ से यहाँ तक, जो कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो वो हम इतना याद करेंगे इसको, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो हम हायर एजुकेशन याद करेंगे। ओके, सो ये हमारा था नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के क्रेडिट लेवल्स। ये हमारे क्या है, क्रेडिट लेवल्स है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और जो रियल डॉक्यूमेंट है इसका उसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं जितना भी आपको उसमें से पढ़ना है। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।